स्वागत है एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। मेरे साथ इस वक्त बिजनेस एक्सपर्ट बशीर गला जी हैं। बहुत बहुत स्वागत सर आपका एनएफ न्यूज पर। सर, सीज फायर तो हो गया ईरान इजराइल अमेरिका युद्ध में, हालांकि इजराइल लेबनान पर अभी भी मिसाइलें दाग रहा है और इस सीज फायर के साथ ही अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज थोड़ा अच्छे से संचालित हो सकेगा, बाधित नहीं रहेगा, ऐसी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। फिर भी मैं ये समझना चाहता हूं दुनिया की मार्केट को और खासकर भारत को कि इस सीज फायर का क्या असर पड़ने जा रहा है। सर, पहले दुनिया की मार्केट समझाइएगा कि क्या असर पड़ेगा और फिर भारत पर। देखिए, दुनिया की हालत चाइना और इंडिया को छोड़ के ऑलरेडी खराब है लास्ट 12 महीने से, जिसमें एक मुख्य कारण है कि ओवरऑल इकोनॉमी स्लो चल रहा है और दूसरा कारण है कि एआई जॉब्स खा रहा है। अब इसमें जब आपका ऑयल का प्राइस बढ़ता है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज, अब ईरान ने क्या किया, हम अमेरिका को डायरेक्ट अटैक नहीं करेंगे तो हम ऑयल सप्लाई को डिस्टर्ब करेंगे, हम कुवैत को, यूएई को, सऊदी को टारगेट करेंगे। तो जब ऑयल को टारगेट किया तो इन्फ्लेशन बढ़ गया, ऑयल प्राइसेस महंगे हो गए तो आपका लाइफस्टाइल महंगा हो गया, तो पूरी दुनिया के पास इनकम कम है, खर्चे बढ़ रहे, तो बहुत ज्यादा माहौल था और अमेरिका में भी बहुत प्रेशर था। वहां के लोग बहुत प्रोटेस्ट कर रहे थे, नाखुश थे। एक सर्वे में 70% से ज्यादा अमेरिकन बोलते थे कि हमें ट्रंप के ये फैसले से हम अग्री नहीं करते कि ट्रंप साहब ने, प्रेसिडेंट ट्रंप ने ईरान को अटैक किया सामने से। 70% एक बहुत बड़ा नंबर होता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ कारण के, इसके कारण जब भी ये न्यूज आया कि भाई एक टेम्पररी सीज फायर अनाउंस हुआ है 2 वीक के लिए, लोगों को उम्मीद दिखा। और खास करके अब इंडिया की बात करते हैं, 8 अप्रैल को स्टॉक मार्केट जो आज थे, बहुत ही अच्छा न्यूज था कि फॉरेन इन्वेस्टर्स, जिसे हम कहते हैं FII, फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स, वो आज नेट सेलर्स रहे। उन्होंने नेट खरीदा बेचा, बट नेट 2800 करोड़ का माल बेचा है, 2800 करोड़ का माल बेचा है। लेकिन डोमेस्टिक वाले ने, हमारे म्यूचुअल फंड्स ने, हमारे LICs ने, हमारे बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस ने नेट 4100 करोड़ का माल लिया है। तो इंडिया का डोमेस्टिक कंजम्पशन स्टोरी अच्छा है। आज आप देखेंगे तो स्टॉक मार्केट अच्छा था, काफी स्टॉक्स अपर सर्किट पे थे, गोल्ड की पॉजिटिविटी आ रही है, ऑयल का प्राइस कम हो रहा है। तो इंडियन इकोनॉमी ऑलरेडी अच्छा कर रहा है और वो बहुत डेस्परेटली गुड न्यूज सीख कर रहा है। और जैसे ये न्यूज आया तो इंडियन स्टॉक मार्केट ऊपर चल बसा। इंटरेस्टिंग क्या है इसमें, मैं एक आपको पर्सपेक्टिव दे देता हूं कि ट्रंप साहब को लोग सब मैवरिक कहते हैं कि भाई कल सुबह कौन से साइड पे उठे, क्या डिसीजन ले, क्या स्टेटमेंट दे, किसी को मालूम नहीं है। तो प्रैक्टिकल एक्सपेक्टेशन ये है कि ये वॉर अच्छा स्टॉप होना चाहिए, बट होगा नहीं, कुछ ना कुछ एक्सीडेंट होगा, मिस हैपन होगा। बट अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को मेजोरिटीली अगर वो ओपन रखते हैं कि भाई दुनिया का ऑयल सप्लाई, और खास करके इंडिया चाइना का ऑयल सप्लाई अनइंटरप्टेड रहेगा, तो इंडियन इकोनॉमी बहुत इसे कंट्रोल कर सकती है, ग्रो कर सकती है। सर, 2700 से ज़्यादा सेंसेक्स और 815 से ज़्यादा निफ्टी में उछाल देखने को मिली और 50 पैसा रुपया भी मजबूत हुआ। ये भारत के लिए अच्छे संकेत हम मान लें? बिल्कुल, जैसे मैंने कहा था, इंडियन स्टॉक मार्केट, इंडियन एंटरप्रेन्योर्स, फाइनेंस वाले ये बहाना ढूंढ रहे, क्योंकि पूरे दुनिया में इंडिया और चाइना को छोड़ के ग्रोथ है ही नहीं। इंडिया में भी एआई का इंपैक्ट है लेकिन कम है, वर्ल्ड वाइड एआई का इंपैक्ट, रिसेशन का इंपैक्ट बहुत ज्यादा है। लेकिन ये वॉर के कारण इंडिया पे इंपैक्ट आया था। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जी। नॉर्थ इंडिया में खास करके राजकोट, जिसे हम बोलते हैं बहुत बड़ा हब हमारे भारत देश का, जहाँ पे अच्छा एक्सपोर्ट होता है, पूरे चाइना को अगर टक्कर दे सकता है तो वो है मोरबी का हमारा टाइल इंडस्ट्री। अगर आपको पता है, सैनिटरी जी जी इंडस्ट्री। बिल्कुल। राजकोट बंद है सर, मोरबी बंद है, क्योंकि उनके फैक्ट्रीज को चलाने के लिए हमें जो फ्यूल चाहिए वो फ्यूल अवेलेबल नहीं है। तो वर्कर्स डिस्टर्ब है। तो ये लास्ट 15 दिन से लोग डिस्टर्ब थे। जैसे ही उम्मीद आता है तो लोगों को लगता है चलो अब सप्लाई नॉर्मल हो जाएगा, हमारे काम चालू हो जाएंगे, रेस्टोरेंट्स नहीं खुलने वाले। जैसे रामेश्वरम नाम का बहुत पॉपुलर बैंगलोर का चेन रेस्टोरेंट है, उसने मुंबई का जगह लिया है, वो ओपनिंग के लिए वेट कर रहे हैं कि एलपीजी सप्लाई नॉर्मल हो जाएगा तो हम ओपन कर देंगे। तो छोटा छोटा ये इंसिडेंट हमें ये कहता है कि अगर अगर ये फ्यूल का सप्लाई थोड़ा नॉर्मल हो जाता है, क्योंकि रियलिटिकली बिहाइंड द सीन सब ये एक्सपेक्ट करते हैं कि यूएस, इजराइल और ईरान का वॉर लंबा पीसफुल नहीं चलेगा। ये दुनिया का पैटर्न सबने देख लिया है कि जैसे रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है, ऐसे ये लंबा वॉर चलेगा। लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अगर वो ओपन कर लेते हैं और वहां से ऑयल आता है, तो इंडियन इकोनॉमी इससे बहुत गुड न्यूज समझ के भागेगा और फॉरेन इन्वेस्टर्स वापस आएंगे। अभी सर एक ही खराब संकेत है कि इन्वेस्टर्स पैसे निकाल रहे हैं, वो खराब संकेत है। वी वांट फॉरेन इन्वेस्टर्स टू कीप इन्वेस्टिंग इन इंडिया। सर, अब जब सीज फायर हो गया तो जो इन्वेस्टर पैसे निकाल रहे हैं, क्या वो रुकेंगे या अभी उनको विश्वास नहीं है ट्रंप पर? बिल्कुल विश्वास नहीं है। अगर लास्ट 3 दिन का हम डेटा देखें, इंक्लूडिंग आज का, तो आज भी जैसे मैंने कहा था, नेट 2800 करोड़ FIIs ने सेल किया है। मेरे हिसाब से वो ये चाहते हैं कि हमें
वो पैसा को हम डॉलर में होल्ड करें या गोल्ड में होल्ड करें या यूएस डॉलर बॉन्ड्स में होल्ड करें, अगर ये पीस 7 दिन तक चला तो फिर हम वापस एफआईआईस को पॉजिटिव मान सकते हैं और इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा और स्टॉक मार्केट बहुत भागेगा। सर, पाकिस्तान का भी बाजार ऊपर चढ़ा है, क्या इसका कारण यही है कि ट्रंप ने उसकी मध्यस्थता का जिक्र कर दिया, उसने भी ट्वीट कर दिया कि पाकिस्तान की वजह से ये सीज फायर हो रहा है, क्या यही कारण सर इसके पीछे? यस, देखो स्टॉक मार्केट जब शॉर्ट टर्म आप एक दिन का जब देखते हैं तो वो इमोशन ड्रिवन है। आपको जब स्टॉक मार्केट का परफॉर्मेंस देखना है तो आपको 1 महीना 1 साल का देखना है। तो पाकिस्तान के लिए 3 बड़ी जीत है। जीत जी। नंबर 1, ट्रंप उसे एक अच्छा दोस्त मानता है, पब्लिकली तारीफ करता है, तो पाकिस्तान को अच्छा लगता है कि भाई मेरे को डिफेंस में पैसा मिल जाएगा। सेकंड, बेचारा पाकिस्तान ट्रबल में था क्योंकि एक बाजू ईरान उसका अच्छा दोस्त है, एक बाजू सऊदी अरेबिया उसका अच्छा दोस्त है। सऊदी अरेबिया के साथ उसका म्यूचुअल डिफेंसिव पैक्ट है कि अगर सऊदी अरेबिया पे अटैक हुआ तो पाकिस्तान को उसको बचाने के लिए आना पड़ेगा, वाइस वर्सा। तो पाकिस्तान ये दुविधा में था कि भाई हम ऑलरेडी कंगाल है और अगर हमें सऊदी अरेबिया के साथ वॉर में इन्वॉल्व होना पड़ा ईरान के सामने तो दोस्त दुश्मन हो जाएंगे, खर्चा बढ़ जाएगा। थर्ड, पाकिस्तान अपना इमेज को धो रहा है, सुधार रहा है कि भाई ये मीडिएशन में हमारा हाथ है। और 10 अप्रैल को वापस उसने इनवाइट किया लोगों को कि आप आइए हमारे पास फ्राइडे को, यूएस के लोग आइए, आप ईरान के लोग आइए, और ये जो टेम्पररी सेटलमेंट है उसको परमानेंट कर रही है। तो वो अपनी इमेज को सुधार रहा है। तो इसके कारण सेंटीमेंट्स पाकिस्तान का स्टॉक मार्केट बढ़ा है। बट आई थिंक पाकिस्तान के फंडामेंटल्स अभी भी बहुत पुअर है। इंडिया के फंडामेंटल्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। अगर एलपीजी सप्लाई, फ्यूल सप्लाई नॉर्मल रहा तो इंडिया का स्टॉक मार्केट भागेगा। वही सर, एलपीजी और फ्यूल सप्लाई पे ही मैं आ रहा था कि लाइनें तो बहुत कम हो गई हैं भारत में। जो एक पैनिक क्रिएट हुआ था कि लॉकडाउन हो जाएगा, उसके बाद लंबी लंबी कतार लग रही थी, वो पैनिक हफ्ते भर में जो हुआ वो ख़त्म हुआ। अब बहुत कम आपको लाइनें दिख रही हैं। लेकिन क्या जो अब भी लोग परेशान हैं, ये परेशानी में है कि शायद एलपीजी ना आए, गैस ना आए, उनको थोड़ा समझाइएगा कि इस सीज फायर के बाद अगर युद्ध आगे नहीं होता तो कितने वक्त में ये स्थितियां सामान्य हो जाएंगी? ऑलरेडी स्थिति सामान्य है। गवर्नमेंट को और मोदी गवर्नमेंट को और प्रीवियस गवर्नमेंट को भी मैं दाद देता हूँ कि हमारे पास 30-35 दिन का रिजर्व ऑलरेडी रखा था। इसे कहते हैं प्लानिंग, इमरजेंसी प्लानिंग, कॉन्टिजेंसी प्लानिंग। ऐसा नहीं है कि हम एकदम जीरो सप्लाई पे चल रहे हैं। 30 दिन का सप्लाई रखना, 40 डेज का सप्लाई रखना एक स्मार्ट मूव कहते हैं कि भाई हमने वो सप्लाई रखा है। तो अभी भी हमारे पास इमरजेंसी रिजर्व है। मेरा प्रेडिक्शन है कि अगर बड़ा वॉर नहीं होता, छोटे मोटे मिसाइल्स, बॉम्ब्स ऐसे बुरा है, बट अगर बड़ा वॉर नहीं होता तो 7 डेज के अंदर आपको सप्लाई नॉर्मलाइज होते हुए दिख जाएगा और 14 डेज में सब भूल जाएंगे कि ये हुआ था। सर, सबसे ज़्यादा चिंता भारतीयों को गोल्ड की रहती है। अभी भी प्राइस 41 के आसपास ही 22 कैरेट का बना हुआ है। कुछ कम होने की उम्मीद? बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट जब भी अनसर्टेनिटी बढ़ता है, इतिहास गवाह है, गोल्ड का प्राइस बढ़ता ही है, क्योंकि इन्वेस्टर्स को मालूम नहीं कौन से फिजिकल एसेट में हम होल्ड करें। गोल्ड हिस्टोरिकली प्रोवन एसेट है। मेरा पर्सनल प्रेडिक्शन है कि जो 24 कैरेट गोल्ड 155 के आसपास है वो उसके आसपास ही रहेगा और दिवाली के आसपास आप उसको 180 के आसपास देख पाएंगे। सिल्वर बिल्कुल कम हो सकता है, 2 लाख के आसपास आपको दिख सकता है, लेकिन गोल्ड 140 जो आप 22 कैरेट्स बोल रहे थे या 155 4 कैरेट्स में बोल रहा हूँ, वो 10% से नीचे नहीं गिर सकता। ये मैं वेरी वेरी श्योर हूँ। ये हमारा टेक्निकल चार्ट एनालिसिस बोल रहा है। इनफैक्ट मेरा प्रेडिक्शन है कि वॉर चले नहीं चले, गोल्ड स्टेडीली 150-160 के रेंज में रहेगा और दिवाली के टाइम पे हल्का बूस्ट होकर 180 पे जाएगा। सर, एक सवाल यहाँ पर यह भी बनता है कि जब जंग में है दुनिया, भले ही सीज फायर हो जाए, कब युद्ध शुरू हो जाए कुछ पता नहीं, हो सकता है कि अगले घंटे में फिर से मिसाइलें दगने लगें। तब आप अगर पैसा लगाना चाहते हैं तो किन शेयर्स में लगाएं अभी? बहुत बढ़िया आपने क्वेश्चन पूछा। मैं बोलता हूँ ये टाइम राइट टाइम है कि आप लिक्विडिटी रखिए। हमेशा इन्वेस्ट करना जरूरी नहीं है। इनफैक्ट अगर आपके कोई अच्छे स्टॉक्स है जो आपने 3-4 साल पहले रहे और उसका अगर आज अच्छा भाव मिल रहा है, स्टॉक मार्केट ऊपर आए, तो आप उसे बेच के कैश लिक्विडिटी रखिए। इसका सबसे बड़ा रीजन है कि अगर ये रिसेशन और वॉर लंबा चला, कुछ लोग तकलीफ में आएंगे, तो आपको प्रॉपर्टी सस्ते में मिलेंगे, आपको कंपनी के शेयर सस्ते में मिलेंगे। तो मेरा सजेशन है कि लुकआउट करिए। अच्छे कंपनीज जो क्राइसिस में आते हैं, अच्छे प्रॉपर्टीज क्राइसिस में आते हैं, मेरा पर्सनल प्रेडिक्शन है कि जिनके पास कैश रिजर्व है, लिक्विडिटी है, वो करोड़पति बनेंगे अगले 3 महीने में। सर, दुनिया की मार्केट के हिसाब से ट्रंप का अगला कदम आपको क्या नजर आता है? क्योंकि वो तो एक बड़े बिजनेसमैन है, राष्ट्रपति से ज्यादा। देखो ट्रंप बहुत ही स्मार्ट है। हम जितना भी उनका मजाक उड़ा ले, प्रेसिडेंट ट्रंप बहुत स्मार्ट है, लेकिन कहीं ना कहीं दुनिया में उनकी क्रेडिबिलिटी हिट हुई है। मैक्रॉन साहब ने भी उनका मजाक उड़ाया, यूके प्राइम मिनिस्टर ने भी उनका मजाक उड़ाया, और ट्रंप साहब के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है कि भाई ये वॉर खत्म करो। क्योंकि जब 70-75% अमेरिकन ये खुला बोलते कि ये ट्रंप साहब की गलती है, प्रेसिडेंट ट्रंप ने अच्छा नहीं किया, तो मेरे को लगता है ट्रंप साहब अपना ये रूप को इंटेंशनली
धमकी में कन्वर्ट करेंगे कि भाई मैं पागल हूँ, मैं न्यूक्लियर बॉम्ब भी डाल दूंगा। और यही धमकी के कारण ईरान हल्का शांत हुआ कि भाई शांत रख जाओ, अगर इसके ईगो पे आ गया तो ये न्यूक्लियर बॉम्ब, तो ट्रम्प साहब शायद न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं डाले, वी डोंट नो, बट वो अपने इमेज का फायदा उठा के मैनिपुलेट करे कि देखो मैं ये वॉर जीत गया, ये तो और 50 दिन चलना था, मैं 38 डेज में जीत गया, ईरान को मैंने कदम में उठा दिया, यूरेनियम वो यूज नहीं करेगा, न्यूक्लियर खत्म हो गया। तो ट्रम्प साहब बहुत स्मार्ट है और इसमें हिडन गेम एक ही था। आप क्रोनोलॉजी समझिए, जैसे अमित शाह साहब कहते हैं ना, क्रोनोलॉजी समझना बहुत जरूरी है। वेनेजुएला के ऊपर कब्जा अमेरिका का है। जी वेनेजुएला के पास सबसे ज्यादा दो चीज है जो दुनिया को आज चाहिए, गोल्ड और ऑयल। ये वॉर करके, क्राइसिस करके, ट्रम्प साहब ने बहुत बार हिंट बोला कि अगर आपको ईरान से ऑयल लेना है तो आप दुखी रहिए, नहीं तो आप हमसे ऑयल लिए, हमसे ऑयल लेंगे तो आपको कंफर्म सप्लाई मिलेगा। क्योंकि अमेरिका के ऊपर इतना बड़ा कर्जा है, वो चाहता है कि वेनेजुएला का गोल्ड, खुद का ऑयल वो दुनिया को बेचे, थोड़ा डर का माहौल करके, सप्लाई को कम करके, प्राइस बढ़ा के, और वो अपना कर्जा कम करे। तो मुझे लगता है ट्रम्प साहब का ये मास्टर प्लान। सर, भारत की आगे की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए मार्केट के लिहाज से? आई थिंक भारत देश और मोदी साहब, जयशंकर साहब बहुत अच्छा कर रहे हैं, सभी से दोस्ती रख रहे हैं और खुद का इंडिविजुअलिटी रखते हैं। भारत का एक ही नंबर 1 चुनौती है, वो है चाइना। और आपके चैनल पे मैं पर्सनल प्रेडिक्शन करने वाला हूँ कि ये अगस्त के पहले चाइना वियतनाम के ऊपर कुछ ना कोई एक्शन लेगा, 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 लेगा। और हमारा अनफॉर्चुनेटली हम चारों ओर से हमारे एनिमीज से जुड़े हुए हैं। बांग्लादेश पॉजिटिव नहीं है, नेपाल पहले जो बहुत अच्छा दोस्त था न्यूट्रल हो गया, ये बाजू पाकिस्तान, नीचे श्रीलंका, तो हम चारों ओर से चाइना के फ्रेंड्स के साथ जुड़े हुए हैं। हमें अपनी डिफेंस स्ट्रैटेजी को और स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, मेक इन इंडिया फॉर डिफेंस को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, ब्रह्मोस मिसाइल को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। और जो मोदी गवर्नमेंट ट्राई कर रहा है कि भाई हम आत्मनिर्भर बने, हमें जो खाना है, अनाज तो हम इंडिया उगाता ही है, बट फैक्ट्रीज, कपड़ा, जो भी खाना है वो करे। और लास्ट में कहना चाहूंगा, ये आपके माध्यम से हर इंडियंस को अपील करना चाहता हूँ, जितना जल्दी हो सके हम सोलर को अडॉप्ट करें, तो हम ऑयल की डिपेंडेंसी कम कर पाए। ईवीज में भी सोलर चार्जिंग लगा दो तो ईवी बैटरी थोड़ा कम आ जाएगा। जितना हम एज एन इंडियन हमारी ड्यूटी सोलर की तरफ जा सकते हैं, ऑयल की डिपेंडेंसी कम होगी, उतना भारत देश के लिए अच्छा है। सर, आखिरी सवाल, बांग्लादेश और श्रीलंका का आपने जिक्र किया, पड़ोसियों का, तो इस दौर में जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बाधित था, क्राइसिस थी, लाइनें लग रही थी, फिर भी भारत ने बांग्लादेश को तेल दिया, श्रीलंका को भी तेल दिया, गैस दिया, मदद की, दोनों तरफ से शुक्रिया का संदेश भी आया कि इस क्राइसिस में हमारी मदद करने के लिए प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। क्या भारत उस रणनीति पर भी सर काम कर रहा है कि कल को अगर चाइना वियतनाम पर उस तरीके से अटैक करता है या उस पर कुछ एक्शन लेता है तो भारत कम से कम 2 पड़ोसियों को तो मजबूत रखे? बांग्लादेश से भले स्थितियां अभी ठीक नहीं है, पाकिस्तान से नहीं है, लेकिन बांग्लादेश में नई सरकार से स्थितियां ठीक करने में लगी हुई है, और श्रीलंका भारत के खिलाफ न जाए, इसके लिए रणनीति अपनाई गई तमाम विरोध के बावजूद। आपने बहुत स्मार्टली डिसाइड किया कि भाई जो दुश्मन है उसको दोस्त तो ना बनाए, लेकिन न्यूट्रल तो बनाए। क्योंकि आज बांग्लादेश को, नेपाल को, श्रीलंका को आदत हो गया है कि जब चाहिए तब चाइना पैसा देता है। अब ये मैसेज जा रहा है कि भाई सिर्फ चाइना ही नहीं, इंडिया भी पैसा दे रहा है, तो हम न्यूट्रल रहे, हम चाइना से भी मदद ले, इंडिया से भी मदद ले, हम ऐसा कोई कदम ना करें जिससे इंडिया नाराज हो जाए। जैसे कोई चाइना के वॉरशिप को अटैक ना करे, स्पाई ना करे, ड्रग्स ना करे, टेररिज्म को प्रमोट ना करे, तो वो मैसेज को देने के लिए कि भाई आप चाइना से दोस्ती रखो लेकिन इंडिया से भी दोस्ती रखो, हमारे पास भी पैसा है, हमारे पास भी गैस है, हमारे पास भी मिलिट्री है, हम आपको हेल्प कर सकते हैं। और ये फॉरेन पॉलिसी को मैं थम्स अप देता हूँ कि चाइना की पकड़ को कमजोर करने के लिए आज भी ये सभी कंट्रीज 80% चाइना के पकड़ में, पर वो 80% से 50% में लाने के लिए ये सब स्टेप्स अच्छे स्टेप्स हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका इतनी बातों को समझाने के लिए दर्शकों को। बाकी दर्शकों की क्या राय है इस बातचीत पर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। देश और दुनिया की हर एक अपडेट एनएफ न्यूज़ पर आपको मिलती रहेगी हमेशा। अभी के लिए बस इतना है, नमस्कार।